जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 के लास्ट जो 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव कल हमने पढ़े थे उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे एमसीक्यू और क्या करेंगे फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है, छोटा सा लेक्चर आज का है, आधे घंटे का लेक्चर, आधे घंटे का भी नहीं होगा है। स्टार्ट करें क्वेश्चंस। Comment on the enforceability of following agreements executed with person of unsound mind। 3 तरह के लोगों के साथ जो एग्रीमेंट है वो थोड़ा मशकूक नोयत का होता है, माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड। नॉर्मली हमने देखा कि इन लोगों के फायदे में हो तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाता है और हमारे इनके खिलाफ हो तो फिर नहीं होता नॉर्मली। बाकी डिटेल ज़ाहिर है प्रोविजन जो हमने पढ़ी है। पहला, सलीम agreed to sell property worth ₹25 million for ₹12 million। अगर क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाए, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? यस वैलिड है। inadequate consideration is valid। his mother proved that he was an idiot by birth। वो तो पैदाइशी ही पागल था। तो अब ये एग्रीमेंट वैलिड है? void है। अब ये एग्रीमेंट ठीक है, void है, इशू बिल्कुल। बी, ए पेशेंट इन ए लुनेटिक असाइलम, पागल खाने में एक मरीज है, हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, कभी कभी वो होशो हवास में आ जाता है, अक्सर क्या रहता है पागल, कभी कभार होशो हवास में आ जाता है। अगर ये एग्रीमेंट करता है तो वैलिड है? वॉइड है। ऐसे ना कर, वाइड क्यों है? वाइड क्यों है? वाइड कैसे हो? वाइड किसने कहा वाइड है? हाँ, कंडीशन डिपेंड करता है। अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो साउंड माइंड था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो वैलिड है। और अगर एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो अनसाउंड माइंड था तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के सामने पेश होता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? पार्टी इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट। वो साबित करेगी क्या कि सलीम एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड, पेशेंट एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साउंड माइंड था। क्लियर हुई है? ए सेन मैन क्या होता है? अकलमंद आदमी, बाहुर। हु इज सो डिलीरियस फ्रॉम फीवर, बुखार से इतनी खराब हालत है, और हु इज सो ड्रंक, और उसने इतनी चर्च पी ली है, दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और फॉर्म ए रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट, कि वो ये सोचने समझने के काबिल नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन क्या कहते हैं और इसका उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो बताइए ये पर्सन कौन है? अनसाउंड माइंड। अब ये एग्रीमेंट का स्टेटस है वैलिड के वाइड? वाइड। क्यों वाइड? क्योंकि अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड, हाँ जी। आंसर डी, वाइड, सिंपली वाइड लिखेंगे बिकॉज ही वाज ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डी, फरहान इज ए लुनेटिक, आगे एक्सप्लेन कर दिया उसने, यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। लेकिन इसमें तो मेरा ख्याल है यूजुअली अनसाउंड आता है। बहरहाल जो उसने कह दिया हम उसी को फॉलो करेंगे, हम उसकी गलती नहीं निकालेंगे। उसने कहा पागल तो है लेकिन कैसा पागल है? यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। He entered into contract with Sajjad and now wants to set aside the contract on ground of unsoundness of mind। ठीक है, यूजुअली साउंड है, ओकेजनली ऑफ अनसाउंड है। जी हाइब्रिड क्लास में माइक दीजिए। हाइब्रिड क्लास में 1 2 3, तीसरे बेंच पे, चौथे बेंच पे जो सेंटर वाला भाई बैठा है, इसके साथ वाला भाई रेड शर्ट में, हाँ जी भाई, ये आप मुझे ये बताइए फरहान अक्सर साउंड माइंड है, कभी कभार अनसाउंड माइंड, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, खत्म करना क्या कर सकता है? yes. कर सकता है। जब जज के सामने कॉन्ट्रैक्ट जाएगा तो जज क्या कहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? फरहान के ऊपर। पर्सन हु वांट्स टू रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट वो साबित करेगा, फरहान यानी साबित करेगा। क्या साबित करेगा? कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड था। भाई ऐसे ही है, फरहान साबित करेगा। क्या साबित करेगा बताइए जरा? नहीं, वो जी बिल्कुल, वो अनसाउंड माइंड था एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट। शाबाश। ई, आबिद इज ए लुनेटिक, यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड एंड ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, अक्सर अनसाउंड, कभी कभार ठीक। आबिद, he entered into contract with साजिद and now wants to set aside the contract on ground of unsoundness of mind। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है? कर सकता है। जब कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में पहुंचेगा,
कोर्ट क्या कहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, साजिद के ऊपर, कि वो साबित करे, क्या साबित करे कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो साउंड माइंड, परमानेंट नहीं, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो साउंड माइंड था, ये साबित करना साजिद ने। क्लियर हुआ ये? Under the provisions of contract at 1872, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind. दो बता दी उसने, एज ऑफ मेजोरिटी बता दिया, साउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड वाला बताया नहीं। आगे क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अ पर्सन मे नॉट बी एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट मीटिंग द अबव कंडीशंस। हाँ, कह रहा है बताओ वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये कंडीशंस पूरी होंगी फिर भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। किसके बारे में पूछ रहा है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो बताने हमने, वही सिचुएशन होगी ना। ये मुझे भाई बताएंगे पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल, फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स, फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर, एक्सप्लेन करें, इनके साथ एग्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, हम उन पे केस नहीं कर सकते, वो हमारे पे ब्रीच का केस कर सकते हैं। शाबाश। अगली एग्जांपल क्या है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड वाला की अगली एग्जांपल्स क्या है, एलियन विद कन्विक्टेड, कन्विक्टेड के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, कन्विक्टेड के साथ एग्रीमेंट कब तक नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते, बोल। हाँ, जब तक वो कन्विक्टेड है तब तक नहीं कर सकते। अगर रिहा हो जाए, चाहे पेरोल पे रहा हो, चाहे उसकी सजा एक्सपायर हो जाए, पीरियड एक्सपायर, तो उस वक्त कर सकते हैं। अच्छा, एग्रीमेंट किए पहले, बाद में कन्विक्टेड हुआ, पिछले एग्रीमेंट पे एक्शन ले सकता है, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। जेल से भाग जाए, अच्छा इस पे लास्ट साइलेंट है वैसे, तो मेरा ख्याल है नहीं हो सकता, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अगर जेल से भाग जाए। ऑफिशियली अगर पेरोल पे रहा हो या सलाह खत्म हो फिर कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। जी, कैद छोटी सी हो नहीं, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन उसके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं ले सकता। अगर दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती, पैसे लेके खा भी जाती है, ना पैसे वापस कर रहे हैं ना काम कर रहे हैं, तो ये एक्शन ले सकता है क्या, दी अब नहीं ले सकता। जब जेल से बाहर आ जाएगा फिर एक्शन ले सकता है। इसको वो एलियन एनिमी वाले रूल के साथ मिक्स ना करें कि सस्पेंड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, सस्पेंड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बस एक्शन नहीं ले सकता, उसके हाथ पैर बंद गए हैं। अब दूसरी पार्टी की मर्जी है, वो अगर इसको पूरा करना चाहे करे, नहीं पूरा करना चाहते तो ये एक्शन नहीं को ले सकता जब तक वो कैद में है। 30। अच्छा, बाकी सर्कमस्टेंसेस भी क्लियर हो गया आपको। एलियन एनिमी की थी, कितनी डिटेल लिख दी है, मेरा ख्याल है हेडिंग लिख के एक दो लाइनें लिखने काफी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन लिखनी चाहिए, उसे डिस्क्राइब का बड़ी उसकी। रिहा होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट का टाइम निकल जाए तो कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, वही बात। हाँ, बाद में कोई एक्शन नहीं, एजेंट के थ्रू भी नहीं ले सकता। बाद में जब रिहा हो जाए, सलाह पूरी हो जाए ना, उस वक्त ले सकता है, चाहे टाइम निकल भी गया हो। ठीक है, क्योंकि भाई सोचे ना, क्या कोर्ट उसे इजाजत देगी कि जाओ भाई, तो दूसरे बंदे ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम अपने वकील से मशवरा कर लो, जाके एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, पेशी पे जाके भुगताओ। इधर सजा हुई पड़ी है और वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई पेशी पे गया होता है और खुद वकील को कैश देता है, भाई तारीख पे तारीख लेते जाना, इसी बहाने में आके सैर कर लेता हूँ हफ्ते में 2 दफा। नहीं होना चाहिए ना, इसलिए कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देता। जी, हाइब्रिड में से क्वेश्चन कि जब तक वो प्रेजेंट में है उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फॉर सपोज अगर वो जेल से फरार हो जाए, रिहा नहीं हुआ, फरार हो गया, तो आपको प्रिजन के अंदर तो नहीं है, तो क्या नहीं, जो फरार हो जाए ना, फरार हो जाए, वो भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, वो भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता। वो जैसे ही एग्रीमेंट करने लगेगा उसको पुलिस पकड़ लेगी, डिस्क्वालिफाइड वाला, वो कन्विक्टेड है ना। हाँ, जब वो कोर्ट में एनफोर्सेबल कराने जाएगा वही पकड़ा जाएगा, बिल्कुल सही। तो जो फरार वाला है वो चूंकि इलीगल है, तो लॉ उस इलीगल एक्ट की वजह से उसे कोई बेनिफिट थोड़ी देगा, बेनिफिट थोड़ी देगा, तो उसे फरार होने के बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैं काफी डिस्कशन होगी केस पे, मजीद बताया। ये एम्बेसडर वाले केस में क्या हम उस पे केस नहीं कर सकते सर, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे तो उस पे उधर दूसरी कंट्री में केस कर सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान में क्या, दूसरी कंट्री में भी क्यों, वो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक हुआ है, तो दूसरी कंट्री में भी नहीं कर सकते। इनका क्वेश्चन क्या था वाला, फॉरेन एम्बेसडर जो होते हैं या सॉवरेन्स होते हैं,
इन्हें हम क्या इनके मुल्क में जाके, पाकिस्तान में नहीं कर सकते केस, इनके मुल्क में जाके कर सकते हैं? नहीं, वो कहेंगे हमारे मुल्क का ये कानून ही नहीं है जी, नहीं स्टेट में नहीं। Comment 39. Comment on enforceability of following agreement executed with person of unsound mind. Imran agrees to buy goods from Narendra, a citizen of a country at war with Pakistan. Alien enemy. शाबाश। अच्छा आगे लिखता है, Emily, a diplomat, got a house on rent from Momin on behalf of the country to which he belongs. Momin sued for recovery of areas of rent. नहीं कर, क्यों? Reason? Ambassador and foreign sovereign. C. Wajid during imprisonment enters into an agreement with Sajid to sell his land. Convicted. Void. D. Sajid an insolvent promises to sell his car to Babar. Void. Insolvent. इसके आगे की ई एग्जाम्पल भी होगी, उसको काट दे मेमोरेंडम। हाँ नहीं नहीं उसी कर काट खत्म। ये हमारे क्वेश्चन थे। अब एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। कनेक्टेड है? आ गया। स्टार्ट करें जी। Select the most appropriate answer from the options available for each of the following multiple choice questions. Each question carries 1 marks. These questions are adopted from ICAP study text. Formality. Most appropriate का मतलब क्या है? यानी अगर एक जगह पे 3 ऑप्शन तीनों ठीक हैं और डी में ऑल ऑफ द अबव है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगी? करेक्ट तो सारे हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल ऑफ द अबव। पहला क्वेश्चन, voidable contract is voidable at the option of both party, नहीं सिर्फ एग्रीड पार्टी की ऑप्शन पे voidable है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई इसमें? डी, एग्रीड पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये करेक्ट ऑप्शन हुई। एग्जाम में लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 1 लिखेंगे, राइट साइड पे सिर्फ डी लिखेंगे कि पूरी स्टेटमेंट भी लिखनी है? डी लिखेंगे, सिर्फ पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी। 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? वाइड एग्रीमेंट्स एंड वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर वन एंड द सेम थिंग? नहीं, वाइड एग्रीमेंट स्टार्ट से ही वाइड थे। वाइड एग्रीमेंट पहले वैलिड थे, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या इनलीगैलिटी की वजह से वाइड। बी, तो ये गलत है। वाइड एग्रीमेंट क्रिएट लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टी। वाइड एग्रीमेंट से कोई लीगल राइट्स वगैरह क्रिएट नहीं होती। सी, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन वैलिड अंटिल दे आर डिक्लेयर्ड वाइड। यस, वाइड कॉन्ट्रैक्ट लफ्ज के पहले कॉन्ट्रैक्ट बने हैं कभी ना कभी, पहले इन्फोर्सेबल हुए हैं कभी ना कभी, फिर बाद में वाइड हुए ना। वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो था जो कभी कॉन्ट्रैक्ट था, बाद में वाइड हुआ। तो ये करेक्ट है सी। और डी, ए ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन वाइड एग्रीमेंट विल बी वैलिड। ट्रांजैक्शन जो बेस्ड ऑन वाइड एग्रीमेंट्स होती है वो ट्रांजैक्शन भी वाइड होती है। मिलके फ्रॉड करेंगे, फिर उससे बिजनेस करेंगे प्रॉपर्टी का। जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है ट्रांजैक्शन विच इज बेस्ड ऑन वाइड एग्रीमेंट, ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन वाइड एग्रीमेंट, वो ट्रांजैक्शन भी वाइड होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी। फिर थर्ड, void agreement can be enforced by one of the parties, by agreed parties, by none of the parties. void agreement को कोई भी enforce नहीं कर सकता, वरना वो void ही कहाँ का होता अगर कोई enforce कर सकता। अगर दोनों पार्टीज enforce कर सके तो वो valid होता है, एक पार्टी enforce कर सके तो voidable, और कोई भी ना enforce कर सके void। तो void agreement can be enforced by none of the parties, C option। 4, an agreement to be enforced in the court must have legal enforceability, legal relationship, mutual consent between parties, lawful consideration। तो most appropriate क्या हुए? All of the above। D option correct। Clear? 5, an agreement is a voidable contract when it is enforceable if certain conditions are fulfilled। नहीं, ये तो होता है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बी, इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, ये वाइडेबल होता है। हाँ,
इन्फोर्सेबल बाय बोथ पार्टीज, ये वाइडेबल नहीं वैलिड होता है, और नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारी? 5 की करेक्ट ऑप्शन बी। 6, ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी वॉइड एज ओरिजिनली एंटर्ड इनटू। कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनली वॉइड होता है, ओरिजिनली वैलिड होता है, वरना तो वो वाइड एग्रीमेंट होता है। मे बिकम वाइड सब्सिक्वेंट टू इट्स फॉर्मेशन, ये करेक्ट है। कैन नॉट बिकम वाइड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वाइड हो सकता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल हो जाए, इलीगल हो जाए, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, वगैरह वगैरह। डी, मे बिकम वाइड एट द विल ऑफ ए पार्टी, किसी पार्टी की विल पे वाइड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या है? बेटा बी, 6 का पार्ट बी। 7, an agreement by an idiot is voidable, enforceable, invalid या void ab initio। कितने स्टूडेंट का ख्याल है voidable है? कितनों का ख्याल है void ab initio है? हाँ जी, void ab initio। क्यों भला? idiot by birth। an agreement made with a minor is void ab initio against him या voidable या अनइन्फोर्सेबल? वाइड अगेंस्ट हिम। अच्छा, वाइड भी लिख सकते थे, लेकिन वाइड से ज्यादा बेहतर लफ्ज क्या है? वाइड, क्योंकि ये कंप्लीट कंसेप्ट को शो कर। हमने एग्रीमेंट विद माइनर का स्टेटस देखा, टोटली वाइड नहीं होता, कुछ केसेस में ला उसको इन्फोर्स करवाता है। तो वाइड अगेंस्ट हिम, जो उसकी फेवर में होंगे वो वाइड नहीं होंगे। 9, ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड इफ ही इज मेंटली फिट फॉर मेकिंग डिसीजंस। ये है साउंड माइंड की डेफिनेशन जो लॉ ने दी है। ये लॉ ने ये डेफिनेशन नहीं दी। अच्छा, अगली डेफिनेशन दी होगी, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड, ये डेफिनेशन दी है, ये भी नहीं दी। अच्छा, तो ये नहीं, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ऑफ साउंड माइंड बाय द डॉक्टर, ही कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन ऑब्टेन बेनिफिट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के काबिल हो, वो है पर्सन ऑफ साउंड माइंड। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के ये समझ सकते हैं कि ये मेरी फेवर में कि मेरे अगेंस्ट में है। एडमिशन फॉर्म कॉलेज में जो साइन करते हैं उसको पढ़ के आप अंदाजा लगा लेते हैं ये मेरे फेवर में जा रही है, ये वाली क्लास मेरी फेवर में नहीं जा रहे। फीस इज नॉट रिफंडेबल, आपकी फेवर में जाती है क्या? नहीं। और फीस इज रिफंडेबल हो तो आप, अगर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पढ़ के कि कौन सी मेरे इंटरेस्ट में है, कौन सी मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो फिर आप पर्सन ऑफ साउंड माइंड हैं। 10, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इज इफेक्टेड बाय हिज एज। हाँ, एज से इफेक्ट होती है ना, 18 से कम का नहीं कर सकता, 18 से। हिज साउंडनेस ऑफ माइंड बाय लॉ टू विच ही सब्जेक्ट बाय ऑल अबव फैक्टर्स। तो 10 की करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी। कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल है कि नहीं? कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है कि नहीं? हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉम्पिटेंस क्या है? बिल्कुल, कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस ये एक ही टर्म में बोली जाती है कॉन्ट्रैक्ट में। 11, a person is usually of unsound mind but occasionally of sound mind. He may enter into contract when he is of sound mind. Yes. He may not make a contract even when he is of sound mind. No. He cannot enter into contract at all. None of the above. A option correct है। जो पर्सन अक्सर अनसाउंड माइंड का है, कभी कभार साउंड माइंड होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कब? 12, any lawful act will constitute consideration if it is done at the desire of third party, voluntarily, या at the desire of promisee। तो किसकी डिजायर पे वैलिड कंसिडरेशन? promisee। रजा कराना तौर पे किया जाए, वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होती ना, वो आग बचाई, वो डूबने की जान बचाई, वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं थी। ठीक है, जब तक वो promisee की डिजायर नहीं होती। सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, consideration in order to be legally valid must be adequate, need not be adequate। adequate का मतलब equal in value, adequate होना जरूरी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सी, must be equal in terms of value, no, must be unequal to promise, नहीं, must be नहीं है, may भी है। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो कौन सी हुई? बी, need not be adequate। consideration को adequate या equal in value होना जरूरी नहीं है। 14,
एग्रीमेंट मेड ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चरिंग विदाउट कंसीडरेशन विल बी वैलिड इफ इट फुलफिल्स फॉलोइंग कंडीशन। ऐसे एग्रीमेंट रिटन होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है, नियर रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, हमें 4 कंडीशन थी, चौथी कंडीशन कौन सी थी जो यहाँ पे नहीं? ऑन द काउंट ऑफ नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चरिंग, वो ऊपर लिखी हुई है उसने, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी, ऑल ऑफ द अबव। 15 कंसीडरेशन व्हिच इज मूव्ड साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस इज नोन एज प्रेजेंट कंसीडरेशन, ये तो आसान था। 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कंसीडरेशन मस्ट ऑलवेज बी गिवन बाय द, अच्छा ये प्रोमिसी की बजाय प्रोमिसर कर लें। अब पता बाज का तो प्रोमिसी और प्रोमिसर में उसको मिक्स कर देता है सब में, ABC सब में, कि ये बल्कि सोल्यूशन में भी प्रोमिसी लिखा उसमें भी प्रोमिसर कर लेना। कंसीडरेशन मस्ट ऑलवेज बी गिवन बाय प्रोमिसर, क्या कंसीडरेशन में प्रोमिसर को देनी चाहिए या कि उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी भी दे सकती है? तो ये गलत। कंसीडरेशन मस्ट बी गिवन बाय थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रोमिसर, सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, खुद भी दे सकता है। कंसीडरेशन मस्ट बी गिवन बाय द एजेंट ऑफ प्रोमिसी, मस्ट बी एजेंट नहीं, वो खुद भी दे सकता है, थर्ड पार्टी भी और एजेंट भी। कंसीडरेशन में भी गिवन बाय प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। डी ऑप्शन करेक्ट हुई। हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह ये कंसेप्ट अपोजिट भी अप्लाई होता है। जिस तरह होता है ना, प्रोमिसर खुद भी कंसीडरेशन दे सकता है और उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन भी कंसीडरेशन दे सकता है, उसी तरह कंसेप्ट है प्रोमिसी खुद भी कंसीडरेशन रिसीव कर सकता है और उसके बिहाफ पे कोई और बंदा भी रिसीव कर सकता है। वो आपको याद है एग्रीमेंट जिसमें वो बाप ने बेटे से कहा था कि जी एग्रीमेंट करो, मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम लगा रहा हूं, लेकिन तुमने बदले में हर महीने एक रकम अपनी वालदा को देनी है मेरे मरने के बाद। ये इस तरह का एक मिलता जुलता केस हमने पढ़ा था, तो नुमान वाला था। तो बताइए इसमें कंसीडरेशन रिसीव कौन कर रहा है? वो बाप खुद नहीं रिसीव कर रहा, उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी मां रिसीव कर रही है उसकी। तो जिस तरह प्रोमिसर का रूल है ना कि वो या कोई और कंसीडरेशन दे सकता है, तो इस तरह प्रोमिसी के एंड पे भी रूल है, वो या उसके बिहाफ पे कोई और कंसीडरेशन ले सकता है। समझ आ रही है बात? आगे चलते हैं। हाँ, तो फिर समझ आ रही तो बताइए वो कौन सा केस है जिसमें कंसीडरेशन सिर्फ प्रोमिसर ही देगा? पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। सेवनटीन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वाइडेबल के वाइड? वाइड, ए ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी, एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन क्या यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सेप्शन की तरफ लेके जा रहा है हमें? तो जितना पूछ रहा है हम उसके मुताबिक ही आंसर करेंगे। 18 Akram makes an agreement for buying raw material from Bilal on 1st January. The raw material is to be supplied by Bilal on 20 January and payment is to be made by Akram on 15 March. What is the legal status of this contract? This contract is not valid as consideration has not been supplied. है consideration. B. This contract is valid as consideration is present consideration. Valid आधी बात कर रहा है, valid तो है लेकिन consideration present नहीं है। See, this contract is not valid because past consideration is not recognized by law. वाला past consideration इसमें कोई है नहीं। This contract is valid as consideration is future consideration. D ऑप्शन करेक्ट है। ये valid है क्योंकि ये future consideration. Future consideration valid होती है? Past भी valid है, present भी valid, future भी valid है। 19 A promise to compensate wholly or in part a person who has voluntarily done something for the promiser is enforceable. वो अगर डूबने की जान बचाए और जिसकी जान बची है वो खुश होकर क्या, अच्छा अभी उसके ऊपर लाजिम नहीं है पैसे देने बचाने वाले को क्योंकि उसका वाले, लेकिन अगर वो कह दे कि मैं तुम्हें 10,000 इनाम दूंगा, अब ये 10,000 देना पड़े, अब ये 10,000 का प्रॉमिस इन्फोर्सेबल है। तो पास वॉलंटरी एक्ट को कंपनसेट करने का प्रॉमिस करे तो वो इन्फोर्सेबल है। 19A पार्ट। 20 It is necessary that in a valid contract consideration must be lawful, object must be lawful, both of these must be lawful, any one of these may be lawful, दोनों, एक भी वाइड तो एग्रीमेंट वाइड। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी, both of these must be lawful। 21 An agreement is immoral if court regards it immoral, people thinks it immoral, society does not recognize it as moral, it is below the standard of moral, court regards it as immoral। कोर्ट ही फैसला करेगी, कोर्ट ने जिसको इमोरल कह दिया हमारे लिए इमोरल। 22 द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लीगली वैलिड कंटेन लॉफुल ऑब्जेक्ट व्हिच इंक्लूड्स इफ इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, हां उसे फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। इफ इट इज नॉट डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ,
डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ भी नहीं होना चाहिए. इट इज नॉट फ्रॉडुलेंट, ये भी नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी, ऑल ऑफ द अबव. 22 में डी ऑप्शन करेक्ट है. 23, Mr. A, in consideration of ₹100,000 from Mr. B, agrees to publish defamatory material against Mr. Talal, a famous lawyer, in order to damage his goodwill and reputation. जान, माल, इज्जत, इन तीनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, वो इंजरी में आ जाती है. यहाँ पे उसकी इज्जत को, रेपुटेशन को, रिस्पेक्ट को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है. तो इंजरी में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया. तो दिस एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज फ्रॉडुलेंट है? नहीं. इट इज इमोरल एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी? नहीं. इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू पर्सन? यस. इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ? नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू अ पर्सन. इमोरल एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी की लिस्ट में है. इमोरल एग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट, उसकी लिस्ट पढ़ी हमने किधर है? उसमें देखें. भाई कह रहे हैं सर ये इंजरी वाला पॉइंट. सर इंजरी फिजिकल में नहीं आएगा. इंजरी हर तरह की हो सकती है. वो फिजिकल भी, वो फाइनेंशियल भी, वो रेपुटेशनल भी हो सकती है. तो उसमें करेक्ट ऑप्शन सी है. 24, मिस्टर पी हैड एडवांस मनी टू मिसेस डी, ए मैरिड वुमन, to enable her to obtain divorce from her husband. Mrs. D agreed that as soon as she get divorced, she will marry Mr. P. What is the legal status of this agreement? This agreement is valid as marriage is a lawful contract. This agreement is valid as this is made with the free consent of parties. This agreement is void because it is a marriage brokerage agreement. Marriage brokerage तो वो होता है जिसमें वो कहते हैं हाँ जी रिश्ते करवाने वाले भी होते हैं. This agreement is void on the count of ये immoral agreement. Clear? चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट. अच्छा आप सुन लें. जी जी. बाय लॉ टू विच ही सब्जेक्ट का मतलब है जो लॉ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है. जैसे नॉर्मली माइनर की जो एज होती है ना, एज ऑफ वो 18 ईयर्स है. 18 ईयर्स के बाद वो मेजर हो जाता है. लेकिन अगर गार्डियन अपॉइंट किया गया हो तो फिर ये लॉ नहीं, फिर गार्डियन लॉ अप्लाई होगा. उसमें एज ऑफ जो मेजोरिटी वो 21 ईयर्स है. और कोई क्वेश्चन? अच्छा अब कल की क्लास में एक आपका होगा टेस्ट 1 की डिस्कशन होगी. टेस्ट 1 हम कंप्लीट, उसमें कुछ उस वक्त के लिहाज से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, लेकिन हम उसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे. और फिर आपको केस स्टडीज कैसे अटेम्प्ट करनी है ये मैंने अभी तक नहीं ना सिखाया. ये कल की क्लास में ये सबसे अहम चीज ये सीखेंगे. टेस्ट डिस्कशन भी है लेकिन केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करना है कल की क्लास में इंशाल्लाह सीखेंगे. ठीक है जी. चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम. अल्लाह हाफिज़.